नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। जब ट्रांसफर की बात आती है तो उत्तराखंड में सरकारी सेवकों की परेशानी बढ़ जाती है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए देश के अन्य राज्यों की तरह ही समान नियम हैं। उनके लिए छुट्टी हो, स्वास्थ्य हो या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, सब समान है, लेकिन स्थानांतरण के लिए नियम अलग हैं। साल 2017 में प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण एक्ट बनाया था, लेकिन सुगम दुर्गम ऐसा पेच फंसाया जिससे हर विभाग का कर्मचारी परेशान है। राज्य के तमाम सरकारी विभागों ने सुगम दुर्गम को अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित किया है। जो कार्य क्षेत्र एक कर्मचारी के लिए सुगम है, वो दूसरे विभाग के कर्मचारी के लिए दुर्गम क्षेत्र होता है। एक्ट में सुगम दुर्गम के इस झोल को कर्मचारी संगठन कई बार विभिन्न मंचों पर उठा चुका है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। इस साल भी तबादला सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा सकता है। इसके अलावा जब से एक्ट बना है तब से कभी भी 100% तबादले नहीं हो पाए हैं। अब सवाल ये है कि तबादलों में फंसा ये पेच कब निकलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा से एक पारदर्शी नीति के साथ हस्तांतरण किए जाते रहे हैं और आगे भी जो हस्तांतरण होने वाले हैं अभी उसके लिए एक पारदर्शी नीति के तहत जो हमारी 2017 की जो हस्तांतरण नीति है उसी के तहत उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और इस प्रकार की कोई शिकायत मिलने वाली नहीं है कि कोई हस्तांतरण नीति के बाहर कोई ट्रांसफ़र किए गए हैं। लेकिन कुछ लोग जो जिस मन मुताबिक जिनको हस्तांतरण स्थान नहीं मिलता है उस कारण उनकी स्वाभाविक रूप से उनकी परेशानी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी कर्मचारी वर्ग के हितों के लिए जो हस्तांतरण नीति लाई गई है उसी के तहत सारे ट्रांसफर किए जाएंगे। उत्तराखंड में तबादला एक्ट की व्याख्या अधिकारी मनमाने तरीके से करते हैं और हर विभाग की अलग नियमावली है और सुगम दुर्गम भी जो है हर विभाग ने अपनी सुविधा अनुसार जो है परिभाषित किया हुआ है। और शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लगातार पिछले 5 साल से ऐसा हो रहा है कि हर साल शिक्षकों से आवेदन मांगे जाते हैं, लेकिन वो आवेदनों का चट्टा वहां पर जो है धूल फांकता रहता है, लेकिन उस पर कोई विभागीय हरकत नजर नहीं आती। और जो शिक्षक हैं या अन्य विभागों के कर्मचारी हैं वो अपने विभागों के चक्कर लगाते लगाते उनकी कई जोड़ी जूते घिस जाते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों के कान पर जूं नहीं देखती। जो जेन्युइन ट्रांसफर हैं, जो लोग वास्तव में इसके पात्र हैं, जिनको बरसों दुर्गम दुर्गम में सेवा देते हुए हो गया है, उनको सुगम में आने का अवसर नहीं लग रहा है। कब तक यहाँ पर खेल चलेगा, ये बड़ा देखने वाली बात है। इसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। विभागों को बहुत सक्रिय होने की जरूरत है, जिससे कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों को राहत मिल सके। बता दें कि लगातार जो तमाम विभागों में तबादले होते हैं उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। दुर्गम और सुगम को लेकर यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। हर बार हर साल तबादले होते हैं, लेकिन 100% नहीं हो पाते। इसी वजह से 15 से 20% ही यहाँ पर तबादले हो पाते। और इस बार की जो कार्रवाई शुरू हुई है तबादलों की, उसमें भी सरकार ने ऐलान किया है कि 15% तबादले यहाँ पर किए जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ पर जो है तबादला नीति जो बनाई गई थी वो कितनी कारगर साबित हो रही है कि 2017 से लेकर अब तक महज 15% ही ट्रांसफर्स हो पा रहे हैं। 100% नहीं हुआ है कभी भी जब से एक्ट बना है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, शांति प्रसाद भट्ट यूकेडी प्रवक्ता हैं और अरुण पांडे जी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी अरुण पांडे जी। आप लोग हमेशा ये आवाज उठाते हैं कि जब एक्ट बना उसमें कई विसंगतियां थी, 100% आप लोगों के ट्रांसफर्स नहीं किए गए। आपकी दिक्कत क्या है? देखिए, एक्ट बना था, हम लोगों ने ही बनवाया था। खंडूरी माननीय खंडूरी जी की सरकार थी और उस समय शत्रुघ्न सिंह साहब से लेकर डीके कोटिया साहब से लेकर के कई हमारी 3-4 बैठकें हुई थी जी। उन बैठकों में काफी कुछ निर्धारण हुआ था, लेकिन उसके निर्धारण का पालन
आगे चल करके बाद में फिर इस एक्ट को संशोधित भी कर दिया गया पिछली बार। जी। जब प्रकाश पंत जी की कमेटी बनी है, उस कमेटी ने सुनवाई करी नहीं करी, और हम लोग इसमें कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने अपने आप अपने मन से, हम लोग कहते रह गए। हम लोगों ने जो पत्र भी दिए, जो ज्ञापन दिए, उसको जो है पता नहीं कहाँ डाला सरकार ने, हमें नहीं मालूम। जी। उसके बाद सरकार ने विधायिका से एक दूसरा एक्ट पारित करा दिया। जी। ठीक है साहब, आपने एक्ट पारित करा दिया, लेकिन जो खंडूरी जी की सरकार थी उस समय जो बना था और बाद में भी जो बना, उसमें हमारी कुछ डिमांड थी। डिमांड ये थी कि जो कमेटियां बनाई जाए विभागीय स्तर पे दुर्गम और सुगम के निर्धारण के लिए, उसमें कर्मचारी संगठनों को, विभागीय कर्मचारी संगठन है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। आप कार्यालय को, इसमें क्या माना गया है, कार्यालय को आपने मान लिया है स्थान, तैनाती स्थल, जबकि हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनको तमाम जगहों पे, फिर कार्यालय तो उनका सुगम में हो सकता है, लेकिन उनको जाना होता है हर समय दुर्गम क्षेत्रों में जाकर के भ्रमण करके अपनी नौकरी करनी होती है। तीसरी चीज, इसमें एक व्यवस्था यह भी की गई थी कि सब कुछ ऑनलाइन होगा और पारदर्शी तरीके से होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसका 10-15 से 20% से अधिक या शिक्षा विभाग को छोड़ करके और कहीं इसका पालन हो रहा है। हमें इसकी कोई लिस्ट जारी हुई है, नहीं जारी हुई है, ऑनलाइन हुई है, अभी तक इसकी कोई जानकारी कहीं विधिवत तरीके से मिल नहीं पाती है। तीसरी चीज कि हमने एक मांग रखी थी कि जिस तरह से जब आप दुर्गम में लोगों को करते हैं, तैनात करते हैं, तो उनको आप दुर्गम भत्ता दीजिए जिस तरह से आप डॉक्टरों को देते हैं। आखिर डॉक्टरों को जब आप दे रहे हैं तो आम कर्मचारी को क्यों नहीं मिलना चाहिए वो? लेकिन एक्ट में प्रावधान तो है ना सर? नहीं है, एक्ट में दुर्गम भत्ते का प्रावधान नहीं किया इन लोगों ने। जो संशोधित एक्ट है उसमें तो है कि आप लोगों को मिलेगा, जो दुर्गम स्थान में जाएगा उसे अतिरिक्त जो है वो मिलेगा। नहीं तो कहीं कहाँ मिल रहा है, इसको नहीं दिया जा रहा है। यही तो विडंबना है। तो कहने जा रहा, चौथी बात कि आप तमाम सारे एक्ट पारित करते रहिए। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो निर्वाचन आचार संहिता का की आड़ लेकर के तमाम सारे कर्मचारियों के अनाप शनाप ट्रांसफर किए गए। इवन शिक्षा विभाग में तो ऐसे ट्रांसफर किए गए जहाँ पे एक ही स्कूल में 3 लोगों को तैनाती दे दी गई। यहाँ तक लिख दिया गया कि जनपद फलाने में किसी भी सुगम के किसी भी रिक्त स्थान पे। हम लोगों ने इस पे आवाज उठाई और निर्वाचन आयुक्त, उस समय तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त सौजन्या जी से मिले और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और इन्होंने तत्काल कार्रवाई की, उन पर रोक भी लगी। लेकिन जो ही सरकार चुनाव खत्म हुए और उसके बाद वो सारे स्थानांतरण आपने देखा होगा कि वो रोक हटा ली गई और सारे रेगुलर कर दिए गए। तो मेरा कहना यह है कि आप केवल कोई भी एक्ट केवल मात्र मत बनाइए। आप यह भी देखिए, हम बार बार शासन और सरकार से मांग करते रहते हैं कि आप नियम तो अच्छे बना देते हैं, लेकिन उनका पालन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा निचले स्तर पर, ये कौन देखेगा? ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र कुमार जी, ये जब एक्ट बना उसके बाद से इसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, खुद आपने अभी सुना, क्या कहेंगे इस पर? शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। देखिए, ये कहना सही नहीं है कि उसका पालन ठीक से नहीं हुआ या मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ। तो ऐसा कई बार देखने में आता है कि कुछ ऐसे हमारे कर्मचारी भाई हैं या लोग हैं जिनके मन मुताबिक नहीं होता, तो हो सकता है उनको लगता है कि ये चीजें नहीं हुई हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो ये संशोधित एक्ट लेकर 2017 में कराया, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल ही इसमें कोई काम ही नहीं हुआ या इसमें स्थानांतरण जो है बिल्कुल कोई किसी लाइन को पकड़ के किया ही ना गया हो। तो ये कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी सर इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, जो आज चर्चा का विषय जिस पर है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और पूरे कर्मचारी इससे बहुत परेशान हैं। जिस बिंदु को आज आपने उठाया, पहले तो मैं इसके लिए HNN चैनल को बधाई देता हूँ। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे। एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने जाल में फंसती है, इसको समझने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के अंदर कर्मचारियों का ट्रांसफ़र
दुर्गम और सुरगम के नाम से जो होते हैं, इसमें कितने मतभेद हैं आपको एक कर्मचारी नेता पांडे जी के द्वारा पता चल गया। शिक्षा विभाग में दुर्गम के मानक कुछ और हैं, तो पीडब्ल्यूडी में कुछ और हैं, सिंचाई विभाग में कुछ और हैं। कहने का मतलब है एक संविधान एक कानून का ढोंग करने वाली ये भाजपा जब उत्तराखंड के अंदर अपने एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करा पाती तो उत्तराखंड कैसे बदनाम होता है। मैं आपको बताता हूं कि जब कर्मचारी परेशान होता है तो वो मुख्यमंत्री के सम्मुख जाता है। जैसे एक जनता दरबार में आपको याद होगा, उत्तरापंत बहुगुणा एक ऐसी बुजुर्ग शिक्षिका जो एकल थी और रिटायरमेंट के नज़दीक थी, वो जब सरकार की गलत नीतियों से परेशान हुई तो अपने अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री के पास गई, बोला कि मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, मैं रिटायरमेंट के नज़दीक हूँ। पूरी दुनिया ने देखा, मैं अरेस्ट करा दूंगा, भगाओ इसको यहाँ से, अरेस्ट करो इसको। ये जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसका परिणाम है कि आप जो कह रही हैं कि 15% भी अभी ट्रांसफर नहीं हुए। देखिए, समझने वाली बात है। ठीक है सर। वर्ष देख, मैं खत्म कर रहा हूं, अभी सत्र खत्म होगा शिक्षा विभाग का, आपके ट्रांसफर नहीं हुए। जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, पुरुषों को छोड़िए, महिलाएं ऐसी हैं जो बीमार हैं, उनको आपने 7-7 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सेवा नियमावली में लिखा है कि इतने वर्ष के बाद आप सुगम आएंगे, तो आप कितने बड़ी राजनीतिक रूप से बेईमानी कर देते हो कि अति दुर्गम को सुगम बनाकर कह देते हो कि अब ये सुगम हो गया। ये भाजपा का असली चेहरा है। इसी कारण आप सचिवालय में देख लीजिए, रोज धरने प्रदर्शन और विरोध चल रहा है केवल इस बात का कि कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो। ये वो सरकार है, समान कार्य समान वेतन लगाने की बात आती है तो संविदा कर्मचारियों को गला घोटती है। जब ये वो सरकार है, जब कर्मचारियों को दुर्गम से सुगम में लाने की बात होती है तो ये मुकर जाती है। और जो भाजपा कांग्रेस के झंडा बरदार कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफर आप दूसरे दिन कर देते हो। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर जो कर्मचारी सेवा नियमावली है, जो ट्रांसफर की पॉलिसी है, वो केवल सुविधाओं के अनुसार ये अपने अपनों को देने की जो मानसिकता है, उसी के कारण आज उत्तराखंड के अंदर इस तरह का विवाद खड़ा हो रहा है। हमारा ये कहना है कि ये पार्टी राजनीतिक रूप से बेईमान साबित हो चुकी है, इसीलिए ये कर्मचारियों पर भी जो है अपनी थोपती है। उसका परिणाम है कि आज असंतोष पूरे राज्य के अंदर है। अरुण पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं आपको जी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन अब अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने देखिए एक तरह से आरोप लगा दिया कि जिनके ट्रांसफर सही ढंग से नहीं होते हैं वो ऐसा करते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पिछले बार जो ट्रांसफर किए गए हैं उनकी लिस्ट निकलवा करके खाली शिक्षा विभाग के देख लें, है ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस समय आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर सकता था वो, ठीक है। रही बात दूसरी कि इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, यह सभी लोगों को सर्वविदित है कि कितना पालन कहाँ हो रहा है। ये जरूर है कि इसमें हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आपको पारदर्शिता लानी है संतरण पे, तो आपको कहीं न कहीं इसमें कर्मचारी संगठनों को भी शामिल करना होगा। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर, पहले बाकियों का वक्तव्य ले लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगी। आशीष नौटियाल जी, अपना वक्तव्य दीजिए शॉर्ट में सर। पहले मैडम देखें, अभी रविंद्र भाई ने बताया कि पालन होता है, पालन जरूर होता है, लेकिन उनका होता है जिनकी सरकार में सेटिंग है। इनके जितने अपने बड़े नेताओं की वाइफ हो, अपना परिवार हो, वो लोग जितने भी लोग हैं उन सबके वाइफ हो या जो भी हो रिश्तेदार, आप देखिए वो सही जगह पे हैं। आप इनका खाता पूरा निकाल दीजिए, ये जितने भाजपा के नेता हैं सबके कोई ना कोई रिश्तेदार शिक्षा विभाग में है और बिल्कुल सही जगह पे हैं। उनको उनके घर के बगल में ट्रांसफर मिलता है। लेकिन आज हम ऐसे ऐसे शिक्षकों को जानते हैं जो कहते हैं कि हमने अब उम्मीद ही छोड़ दी कि हमारा ट्रांसफर होगा। तो ऐसे कई शिक्षक हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं, पैसे खाने का गेम चलता है और अपने अपनों के ट्रांसफर किए जाते हैं। ये सब भाजपा के अंदर होता है। भाजपा ने खुद नियम बनाया, 2017 में एक्ट बनाया और आज आप देखें उस एक्ट के तहत जो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो शिक्षा विभाग का शिक्षक है और कोई नहीं। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, सर आपके पास आऊंगी। इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जब से प्रदेश बना है तब से ट्रांसफर पॉलिसीज, जिस तरह से ट्रांसफर कर्मचारियों के होते थे वो अलग बात है, लेकिन एक्ट बनने के बाद जो है चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी स्टेबल नहीं है। बिल्कुल
ये तो स्पष्ट हो गया कि जितने भी राजनीतिक दलों के बहुत विद्वान जन यहाँ बैठे हैं, सबने ये बता दिया कि समस्या है और समस्या का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। समाधान के लिए कानून लाया गया, उसका पालन भी नहीं हो पा रहा है। इस पे ये तो स्पष्ट हो गया कि ये हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा समस्या ट्रांसफ़र की और ज्वाइनिंग की, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा समस्या सामने पे आती है। और तमाम विभाग हैं, ग्राम पंचायत है, PWD है, सिंचाई विभाग है, खेल विभाग है, तमाम जितने भी हमारे विभाग है, सारे विभागों में कोई न कोई अधिकारी अगर वो एट स्पॉट नहीं रहता तो उससे 10 किलोमीटर के फासले पे रहता है। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि एक ज़माने जब मैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में था तो हमारे मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, जहाँ हर 6 महीने बाद बर्फ़ पिघलती, वहाँ वो महिलाएं और वो पुरुष अलग अलग गाड़ियों में बैठकर वहाँ से गाड़ी जाती फिर वापस उत्तरकाशी आते थे जी। और ऐसा नहीं कि नहीं कोई सुविधा नहीं थी उस स्कूल में। तो वो जो ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी तब भी और अब भी पिछले 20 सालों में हमारे राज्य में ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी जब नहीं थी, 2017 में आई है, अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा। बहुत सरल है कि जब हमारे पास BRC है, CRC है, शिक्षा विभाग में बाकायदा ब्लॉक मुख्यालय पे और न्याय पंचायत मुख्यालय पे लोग हैं, उसके अधिकारी उन्होंने तैनात किए गए हैं, उनको एक एक लैपटॉप कंप्यूटर उनके पास है। तो ये तो बहुत इजी है, आप एक लिस्ट बना दीजिए और उस लिस्ट में नाम डाल दीजिए कि ये आदमी 3 साल तक वहाँ रहेगा, 5 साल तक वहाँ रहेगा, और जैसे 3 साल होते वैसे उसका नाम वहाँ से आ जाएगा, इसको 3 साल हो गए, उसको जाँचाओ। ब्लॉक लेवल पे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए जी। डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा आप उसको ज़्यादा इधर उधर डालते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाना चाहिए, उसको मुख्यालय में आने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेन पावर, सबसे ज़्यादा मेन पावर अगर है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, और सबसे ज़्यादा जो शिकायत है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। और कई सारे एग्जाम्पल है, हमने तो विधानसभा में ऐसा एग्जाम्पल देखा कि जिसके हाथ पाँव टूटे हुए नहीं थे, व्हील चेयर पर आई एक मास्टर। गलती सत्ता में चलाने वाले लोगों की जितनी है उतनी ही गलती हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे मेन पावर हैं, जिनके बलबूते हम कहते हैं कि हमारा शिक्षा विभाग बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उन लोगों भी कम गलती नहीं है। व्हील चेयर में लाया गया, एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हो अपने ऑफिस में, उन्होंने कहा अरे व्हील चेयर पे इसका ट्रांसफर जो मुख्यालय के नजदीक कहीं करो जहाँ गाड़ी जाती है। पता जैसे उसका ऑर्डर बना वैसे व्हील चेयर से खड़ा उठ गया। तो हमारे तत्काल के एजुकेशन मिनिस्टर आग बबूल हो गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि क्या एजुकेशन मिनिस्टर या हमारी पूरी सरकार, शिक्षा विभाग में जो काम करने वाले लोग, उनके जो संगठन है, क्या उनसे डरते हैं? यदि डरते हैं तो आप चुनाव में क्यों आते हैं? और यदि आप चुनाव में आते हैं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, आपके साथ तो पब्लिक है। तो ये पॉलिसी बहुत इजी है। आजकल के जो इंटरनेट की जो दुनिया है, आज जो आधुनिक जो यंत्र हमारे पास आए हैं, इन यंत्रों का इस्तेमाल हमारी सरकारों को करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। नहीं तो यहाँ निराशा बहुत ज़्यादा पैदा होगी इस राज्य के अंदर, और मैं यही कह सकता हूँ कि निराशा को मिटाइए, है ना। और नौजवान मुख्यमंत्री हमारी, इनका एक आना चाहिए सामने पे कि भाई एक यंग चीफ मिनिस्टर ने इस काम को किया है ना, तो ये आना चाहिए। सर अरुण पांडे जी के पास जाऊंगी। अरुण पांडे जी, आपने सबका वक्तव्य यहाँ पर सुना है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जितनी, जैसे कि पत्रकार बंधु ने बोला, उन्होंने कहा कि जितनी गलती अगर सरकार की उतनी वहाँ काम करने वालों की भी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बात आपकी सही है, और आखिर लिस्ट और आर्डर तो कहीं कहीं कर्मचारी या अधिकारी ही बनाते हैं, लेकिन कर्मचारी क्या कर सकता है जब उसके ऊपर तलवार तो नहीं हो तो, है ना। लेकिन आरोप तो आप लोगों पे लगते हैं कि कर्मचारी जो है अपने हिसाब से सुगम और दुर्गम खुद ही चूज कर लेते हैं, जो एक विभाग के कर्मचारी के लिए सुगम होता है दूसरे के लिए दुर्गम होता है। मैडम आप बताइए, कोई एक्ट पास होता है तो वो कानून बन जाता है कि नहीं? उस कानून का कोई कैसे उल्लंघन कर सकता है? और निचले स्तर का कर्मचारी तो वैसे ही नियमों से बंधा हुआ होता है, वो उसका उल्लंघन करेगा, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो आप क्या वजह मानते हैं कि जब से एक्ट बना है अभी तक 15% ही सिर्फ ट्रांसफर्स हो पाए, 100% आज तक किसी विभाग में नहीं हुए? उसके कारण है, देखिए यह एक कहने वाली बात है कि 15% ट्रांसफर जो हुए, देखिए 2 साल कोविड ले गया, और ट्रांसफर करने में दिक्कत एक और है, कहीं कहीं तो रुकना ही पड़ता है। और इसमें मैं सरकार की गलती ज्यादा नहीं मानता हूँ इसमें मैं, क्योंकि धारा 27 के अंतर्गत एक व्यवस्था है कि यदि किसी विभाग में और ट्रांसफर करने की आवश्यकता है ना। हालांकि विभाग पीड़ित है इससे, तो 15% होने से, क्योंकि पता चला कि दुर्गम में बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, उनका सुगम में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, और सुगम में कर्मचारी है ही नहीं, कार्यालय खाली पड़े हैं, ये जरूर है। लेकिन
उन विभागाध्यक्षों की यह जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को धारा 27 के अंतर्गत विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव कमेटी के सामने ले जाए और वहां उसको अपनी सीमा बढ़वा ले। कौन रोक रहा है इसको? रविंद्र जी, आपने सुना अभी जो बोला गया अरुण पांडे जी द्वारा। दिव्या जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे महान व्यक्ति जो हमारे कह रहे हैं इस चीज को कौन रोक रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा शिकायत आई थी राज्य बनने के बाद। राज्य बनने से पहले भी थी, जो हमारे पटवारी लोग हैं सबसे ज्यादा ग्रास रूट के कार्य कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा शिकायत आई थी, लेकिन उस शिकायत को उन्होंने खुद ही सॉर्ट आउट किया। पॉलिसी आई, आज तहसील मुख्यालय पे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे पटवारी बैठते हैं हफ्ते में 2 दिन, और जो छोटे काम है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो फटक से उसको बना देते हैं। और नहीं तो लोगों को जो हमारी पटवारी चौकियां हैं वहां जाते हैं पटवारी मिलते नहीं थे। तो ये इसको सॉर्ट आउट उस डिपार्टमेंट ने खुद किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी समस्या ये है, यदि एक कर्मचारी हर ब्लॉक में उसका अध्यक्ष है, हर न्याय पंचायत स्तर पे उसका अध्यक्ष है, हमें ये बताया जाए कि बीआरसी और सीआरसी का क्या काम है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीआरसी और सीआरसी के जो अधिकारी बैठे उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। और यदि मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कल ये झगड़ा कर देंगे एजुकेशन के जितने भी कर्मचारी मेरे साथ, जितने संगठन हैं, बोलेंगे इस आदमी ने टेलीविजन में ऐसा बयान क्यों दिया। अपने गिरेवान में झांको कि जो आपके जितने भी नेता हैं, आप लोगों को थोड़ा सा काम करने की इच्छा शक्ति जगाइए। बीआरसी और सीआरसी हम ये सरकार ने नियुक्त किए हैं, इनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और सबसे ज्यादा शिकायत यहीं से शुरू होती है। तो हमारे कहने मतलब ये कि थोड़ा सुधरने की कोशिश कीजिए। दोनों तरफ से गलतियां हैं, सरकार की तरफ से सरकार आंख बंद कर रखी है ना, और हमारे जो एजुकेशन में जो बहुत अच्छे हमारे शिक्षक हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस है या नहीं है, पढ़ाते अच्छे हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो ट्रांसफर की जब बात आती है तो गड़बड़ हो जाता है। आपके कहीं ना कहीं पक्ष ले लिया है प्रेम पंचोली जी ने, कहीं अभी तक तो आप पे आरोप ही लग रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका पक्ष भी कोई ना कोई नहीं, मेरा कोई पक्ष नहीं, मैं तो एक परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मैं पंचोली जी को बिल्कुल एक न्यूट्रल पत्रकार की तरह देखता हूँ। जब भी इनके साथ हुए हैं तो इन्होंने आईना दिखाया। ये देखिए, ये काम ये ऐसा ही एक न्यूट्रल पत्रकार ही कर सकता है। आप देखिए कि जो भी नीति बनती है या नीति निर्धारित होती है, ये सब इन्हीं के लोगों द्वारा ही होती है, यही कर्मचारी होते हैं, यही अधिकारी होते हैं। दुर्गम को सुगम को क्या, कौन सी जगह दुर्गम मानते हैं, कौन सी जगह को सुगम मानते हैं, ये डिफाइन करना भी इन्हीं के हाथों में है। अब ऐसा क्यों हो जाता है कि भाई ये वाला विभाग तो कहता है ये दुर्गम है, वो दूसरा कहता है नहीं ये सुगम है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपस में विभागों के कंट्राडिक्शन है, मेरे समझने में ये बात आ रही है। अप्रूवल तो आप लोगों की तरफ से जाता है ना सर, अप्रूव करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। नहीं, अगर वो कहते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि कल की डेट में कोई भी कर्मचारी उठ के कह देगा नहीं जी हमारे हिसाब से ये है तो आप उसे अप्रूव कर देंगे। नहीं, देखिए मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। देखिए आप कर रहे हैं बिल्कुल कानूनन तरीके से, मैं कह रहा हूँ एक जर्नल तरीके से। इसकी अभी बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने लेखपालों का दिया, राजस्व विभाग के कर्मचारियों का। उन्होंने किस तरीके से अपने सिस्टम को पूर्ण तरीके से सुधार लिया। देखिए, सबसे ज्यादा क्या है हमारे प्रदेश में, शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हलचल जो होती है वो सब इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि जी मुझे जो है इतने साल यहाँ रहते हो गए, मैं 10 साल से यहाँ हूँ, मैं 3 साल से यहाँ हूँ, या मेरे घर में ये व्यक्ति की प्रॉब्लम है। तो वो जो नीति बनी है उसमें विभिन्न तरीके के उसमें है कि भाई क्या क्या कारण जो है हम कर सकते हैं। इसमें पिछले वर्ष मुझे याद है कि महिलाओं के लिए भी कि 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को दुर्गम में नहीं, अगर मैं ठीक हूँ, है शांति जी, ऐसा ही था कि दुर्गम में नहीं रखा जाएगा। उन्हें 51 थी या 52 थी, फिर 1 साल एज को घटाई थी बढ़ाई थी, उसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं हूँ उसमें। तो वो भी सरकार ने करने का काम किया था कि भाई ठीक है, ऐसी महिलाओं को जो 50 वर्ष से या 51 साल के लगभग हो गई है उन्हें हर हालत में सुगम दिया जाए। अब आप एक बात लगाइए, अगर मान लो ऐसी हमारी बहनों की तादाद ज्यादा है और वो सुगम में ऑलरेडी है बैठे हुए, अब दुर्गम में कोई आदमी 5 साल काम कर रहा है, अब सुगम में एक जगह पे जो सीट है वो तो भरी हुई है, वो तो बेचारा वहीं रहेगा ही रहेगा। अभी जिस प्रकार से पांडे जी ने कहा है कि ऐसा ना हो कि दुर्गम में तो कर्मचारी बहुत सारे हो जाए और सुगम में देखा जाए तो कर्मचारी खत्म।
कि है ही नहीं कोई भी। तो ये सारी चीजें भी एक अंदर विभागीय तरीके से, जिस तरीके से हमारे प्रेम जी ने ठीक है, कहा, हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे सर। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो अनियमितताएं हैं वो किस विभाग की तरफ से है, कौन से लेवल पे अनियमितताएं हो रही हैं जो आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जो पेच फंसा हुआ है वो कब क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। की नीति है उसमें कहां पेच फंसा हुआ है कि अब तक जब से एक्ट बना है तब से लेकर अब तक 15% ही ट्रांसफर्स हो पाए हैं, 100% अभी तक नहीं हुए। हमारे चर्चा में हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे जी, क्योंकि आपके पास जो है आपको कहीं जाना, आपके पास समय का, मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपसे फाइनली जानना चाहूंगी कि आखिर आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से और किस तरीके से काम होना चाहिए एक्ट के तहत? देखिए, हमें बहुत उम्मीद है सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारी बात सुनते हैं। अभी पिछले दिनों जब हमारा आंदोलन की हमने घोषणा की थी तो हमारे साथ 1.5 घंटा प्रशासन के उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ बैठ करके उन्होंने एक बिंदुवार चर्चा की थी और उस पर निर्देश भी दिए थे। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री जी की बात हो रही, शिक्षा विभाग की, हमारे गोल्डन कार्ड पे उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं। कहीं क्या कहीं यह निचले स्तर पे इसका रिव्यू नहीं हो पा रहा है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि रिव्यू करने के लिए, ये देखिए अधिकारी बचते किससे हैं, कर्मचारी संगठनों से बचते हैं, क्योंकि इनको वहाँ जवाबदेही देनी होती है। आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मतलब हमको भी शामिल कीजिए। वो आपको ये कहने के लिए तो रहेगा कि नहीं ये तो इसमें ये भी शामिल थे। जैसे अभी बार बार कहा जा रहा है कि इसमें कर्मचारी शामिल होते हैं, अब हमें नहीं मालूम कौन से कर्मचारी शामिल होते हैं, जो काम करते हैं उनके कितने अधिकार होते हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन जब आप उन समितियों में कर्मचारी नेताओं को शामिल करेंगे तो उनकी अपनी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो पारदर्शिता से काम हो। अन्यथा की स्थिति में वो दोषी ठहराए जाएंगे शासन और सरकार द्वारा या और जो पीड़ित कर्मचारी उनके द्वारा। इसलिए एक व्यवस्था इसको बनाए जाने की मांग मैं यहाँ से बार बार या पहले भी कर चुका हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ। ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। ये जो लगातार कहा जा रहा है कि कर्मचारी संगठन के लोगों को जो है समिति में इन्वॉल्व किया जाए ताकि डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का भी मत हो, क्योंकि इससे पहले राय नहीं ली गई थी, कितना सही मानते हैं आप इस बात को? देखिए दिव्या जी, इसी डिबेट में वो सच्चाई निकलकर सामने आ गई जिसके कारण उत्तराखंड में तबादला एक्ट सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। बात को समझने की जरूरत है जी। ये कर्मचारी नेता हैं अरुण पांडे जी, यहाँ तो डिबेट में शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ धामी जी की तारीफ कर रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर शिकायत काहे की है? और अपने ही मुंह से कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि घर में जयचंद हो तो काम कहां से हो। बहुत कड़वा बोल रहा हूं, मगर ये पीड़ा है पूरे उत्तराखंड के कर्मचारियों की। अगर ये कर्मचारी ईमानदार होते तो आज यहाँ ये तबादला एक्ट के अंदर ऐसी बेईमानी ना होती। खुद की सेटिंग करो, पीड़ितों को गांव में जंगलों में छोड़ दो, ऐसी स्थिति हो रही है। अब मैं ये कह क्यों रहा हूं, अब आप देखिए इनकी वर्डिंग सुनिए कि मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं मगर डायरेक्टर नहीं सुन रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि कोई कर्मचारी अपने डायरेक्टर से अलग सचिवालय में फाइल लेकर पहुंचता है तो डायरेक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिर डायरेक्टर काहे को बैठा, हटाओ उसे। ये जो कर्मचारी नेता हैं इन 23 वर्षों में इन्हीं सेटिंगों के कारण उत्तराखंड के कर्मचारियों का गला घोट रहे हैं। जो काम इनका है, मैं पूछना चाहता हूं, डायरेक्टर किसी भी विभाग का हो, यदि वो नियमानुसार एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहा है तो ये ने रोटी काहे की तनख्वाह इनकी, काहे के कर्मचारी नेता ये धरना देना अपने डायरेक्टर के खिलाफ, बोले कि इसने नियमावली का उल्लंघन किया है, इस कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, नियमावली एक्ट का उल्लंघन हुआ है, करो ना मुर्दाबाद उसका। करेगा ना धामी कार्रवाई, फिर करेगा ना सचिव कार्रवाई। ये जो सेटिंग चल रही है उत्तराखंड में कि चुनाव जीत जाओ उसके बाद कहो मेरी पत्नी का यहाँ ट्रांसफर करा दो, नेताजी की पत्नी को यहाँ सुगम में डाल दो और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करने के लिए इकट्ठे कर दो लोग। ये जो मानसिकता है इसने उत्तराखंड के कर्मचारियों का गला घोटा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कितना बड़ा दुस्साहस है, जो आदमी कर्मचारियों का रिप्रेजेंट है वो कह रहा है चैनल पे आकर कि मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, डायरेक्टर हमारी नहीं सुन रहे। अबे अपना स्तर बनाइए, तुम आपका स्तर नहीं है इसलिए डायरेक्टर आपकी नहीं सुनता। और जब ये लोग
कर्मचारी जब सचिवालय में जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, तब मुख्यमंत्री कैसे बदनाम होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड बोगना, त्रिवेंद्र रावत जी का राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। कारण क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी खुद राजनीतिक बेईमान थे। यदि एक शिक्षिका जनता दरबार में ट्रांसफर के लिए आई है, एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, त्रिवेंद्र जी को तुरंत डायरेक्टर को बर्खास्त करके नियमावली का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते, तो आज उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार होती, चाहे भाजपा की भी सरकार होती, तो बदनाम ना होती। मगर इन 23 वर्षों में कर्मचारियों के साथ, नेताओं के साथ ये जो इलू इलू हो रहा है, उससे ईमानदार कर्मचारी जो है वो पीड़ित है। गांव के अंदर शिक्षिका परेशान है। आप बताइए, महिला जो है 50 साल के बाद उसके जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। उसे बच्चों का बड़ा करना होता है, शादी होती है, अपनी बीमारी होती है। और जब आपके एक्ट में नियम है कि इस उम्र के बाद आपको जो है मैदानी क्षेत्र में या सुगम क्षेत्र में डाल दिया जाएगा, भाई क्यों है उसके साथ अन्याय? क्यों नहीं कार्रवाई होती बीओ के ऊपर? क्यों नहीं कार्रवाई होती जिले के अधिकारियों के ऊपर? ये जो बातें हैं दिव्या जी, इसे समझने की जरूरत है। चोर चोर मौसेरे भाई और कर्मचारियों की आपत्ति, नेता के साथ सेटिंग, मुख्यमंत्री की बीवी देहरादून, विधायक की बीवी देहरादून, नेताओं के सारी सेटिंग, इनके बच्चे देहरादून, इनका सब कुछ देहरादून। तो भाई जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से नौकरी पाई है, ईमानदारी से अपनी नौकरी की है, उसको अगर कानून के तहत ट्रांसफर नहीं मिलेगा तो वो किसके पास जाके रोए? ये बात मैं आपके सामने दिव्या जी इसलिए कह रहा हूं कि ये दुख मैं कर्मचारियों की तरफ से खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि कर्मचारी नहीं बोल पाता। ऐसे जयचंद जो कर्मचारी नेता बनकर उत्तराखंड के अंदर मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ सेटिंग कर रहे हैं, ये लोग उत्तराखंड के अंदर कर्मचारियों का गला घोट रहे हैं। मैं बड़ी बेबाकी से इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कितना बड़ा दुस्साहस कर दिया इन्होंने यहां कहकर के मुख्यमंत्री ठीक है, डायरेक्टर ठीक नहीं है। अरे भाई, डायरेक्टर ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ धरना दो ना, कानून की बात करो ना। ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। इसी कारण उत्तराखंड के अंदर कानून की धज्जियां उड़ रही है, सरकार इसमें संलिप्त है, और भारतीय जनता पार्टी से तो न्याय की उम्मीद करना महापाप है। आशीष जी, यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है, जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जो अरुण पांडे जी ने अपनी बातों में कहा है, आप लोगों की सरकारें भी रही हैं और ऐसी समस्याएं आप लोगों के सामने भी आती होंगी, उससे कैसे डील करते थे? ये कोई नया नहीं है अधिकारियों कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ बोलना या अपने ही विभाग के खिलाफ बोलना। देखिए मैडम, 2017 में इन्होंने कानून बनाया, और आज जो बात ये अभी शांति भाई बोल रहे हैं कि अरुण पांडे जी ने नहीं बोला, इतने जैसे जोर से बोलना चाहिए था उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो कैसे बोल सकते हैं? एक डर का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इसमें बोल नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे, आप देख रहे हैं पहलवानों तक को मार रहे हैं दिल्ली में, प्रेमचंद अग्रवाल जी सड़क के अंदर गुंडागिर्दी कर रहे हैं। आज आप देखें किस तरह से इन्होंने बजरंग दल वालों को हमारे कार्यालय में लाठी डंडे लेके भेजा हमें मारने के लिए। क्या काम कर रहे हैं भाजपा वाले? तो मैडम, इनके राज में बोलना, मैं कह रहा हूं शिक्षकों को, ज्यादा मत बोलो कि ऐसा ना हो कि ये लोग आपको भी मारने आ जाएं, क्योंकि इनके पता नहीं क्या हो चुका है, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि ये पता नहीं हम लोगों की, अपने वोटरों की जान लेने को तुले हैं, मारना चाहते हैं वोटरों को। बोलने से अब इनका नहीं हो रहा। पहले जुमलेबाजी करते थे, अब जुमलेबाजी तो छोड़ो, अब इन्होंने मारधाड़ शुरू कर दिया। जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं कर्मचारियों की आवाज बनकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वैसे कांग्रेस भी तो कर्मचारियों की आवाज बन सकती है, क्योंकि हर छोटी बात में अगर कोई भी नया कानून लाया जाता है, आप लोग उसको स्टडी करके आप लोग उसका विरोध करते हैं। अगर गलत होता है तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अगर ये गलत है तो रहे हैं आप किस तरह से लाठी डंडे लेके हमारे यहाँ ये लोग भेज तो रहे हैं। आप लाठी डंडों से डर गए क्या सर? आप लाठी डंडों से डर गए? कांग्रेस तो लाठी डंडे खाने वाली पार्टी है ना सर। बन के नहीं बैठे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह बजरंग दल को हमारे यहाँ भेजेंगे तो हम भी सड़क पे उतर जाएंगे। और हम उतरे, हम लोग आए वहां के बाहर, अपने कार्यालय के बाहर। इस तरह क्या बदमाशी चल रही है मैडम? देश के अंदर कर क्या रहे हो? जो धरने पे बैठा है उसको मारने जा रहे हो। और कांग्रेस पार्टी तो मैडम इनकी पार्टी है, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के हमेशा हित की बात करती है। भारतीय हमारी पार्टी ने इनका पेंशन जो इनकी बंद करी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा होता है मैडम, जब जनता को आपने भरमा दिया है, जनता को आपने बता दिया कि तुम्हारा धर्म खतरे में, और जब इनसे पूछो ना किसका धर्म खतरे में, तो ये बोलते हैं मेरे पड़ोसी का धर्म खतरे में। अरे वो आदमी आके दिखाए जिसका धर्म खतरे में, किस आदमी का धर्म खतरे में? हम लोग आज भी अपने धर्म में हैं और पहले भी थे।
हम कभी किसी से डरने वाले नहीं है। ये हो सकता है भाजपा के लोग होंगे जो डरते होंगे और उन्होंने कांग्रेस शासन काल में पूजा करनी छोड़ दी होगी। हम लोगों ने पूजा करनी कभी नहीं अच्छा, छोड़ी। एक बात हम तब बताइए, भी इस करते थे, एक्ट आज भी में- करते हैं और रोज करेंगे। इस एक्ट में प्रावधान है कि अगर आप कोई अपने परिवारजनों से जाके अगर आप सिफारिश करवाते हैं या किसी से भी सिफारिश करवाते हैं अपने पोस्टिंग के लिए या ट्रांसफर के लिए, तो वो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, वो चीज आपकी फाइल में अटैच हो जाएगी और आगे जब आपकी रिपोर्ट तैयार होगी एनुअल, तो वो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। मींस एक नेगेटिव पॉइंट आप में ला दिया जाएगा। क्या ये कांग्रेस के समय पे भी हुआ है? क्या इस तरीके से सिफारिशें आपके समय पे भी आती होंगी कई कर्मचारियों? आपने कैसे डील किया उसे? देखिए मैडम, ऐसा शुरू से होता हुआ आया है कि गार्जियन जो होता है घर में, वाइफ या माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, ये लेटर देते हैं कि मैं इस रोग से पीड़ित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे क्योंकि मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं है। और सबके ट्रांसफर होते थे, ऐसा नहीं होते थे। अब तो इनके शिक्षा मंत्री ऐसे बन गए जो ऐप का यूज करके पानी को इधर उधर बरसात जरूर करते हैं। इन लोगों को ज्ञानी नहीं है। इन लोगों को एक्चुअल में विपक्ष में रहना चाहिए था, पर सत्ता में आ गए हैं, इन्हें करना कुछ नहीं आ रहा, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अशासकीय स्कूलों की बात करें, वहां शिक्षकों की तनख्वाह नहीं आ रही, इन पे तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, अपनी मौज मस्ती में पैसा उड़ा रहे हैं। ऐसा बजट पेश कर रहे हैं, जब राज्य की आमदनी तो उन्हें पसंद कर कितनी रही है है और ना सर। खर्चा कितना कर रहे हैं। आपकी तो आप बात खुद नहीं देखिए। सुन रही शायद जनता, तभी उनको पसंद करके उन्हीं को हर बार सत्ता में बैठा रहे हैं। बिल्कुल, दूसरी जब बार आपने भी। कह दिया तू खतरे में है, तेरा धर्म खतरे में है, तेरा घर खतरे में है, तेरे माँ बहन ने खतरे में है, क्या करेगा? वो बेचारा नादान है, वो समझ नहीं पाया, लेकिन अब सब समझने लगे हैं, सब देखने लगे हैं किस तरह से जब पहलवानों को आप मारने वहां जा रहे हैं, इतनी गुंडागिर्दी कर रहे हैं, तो आप एक आम आदमी का छोड़ेंगे। यही कारण है जो अरुण पांडे जी हो सकता है डर के मारे नहीं बोल पा रहे हो कि अगर मैं बोलूंगा तो कल को पता नहीं 2-4 लोग कौन आके मुझे मारना शुरू कर देंगे। किस एक प्रकार होता है गुंडागिर्दी बोलना, कर एक रहे होता हैं है अब मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, चलिए आप डरते हैं कि आप पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इस बात का तो कोई गारंटी नहीं है कि आप तारीफ ही करें। किसी ने तो आपको बोला नहीं है ना कि धामी सरकार अच्छी काम कर रही है, आप ये बोलिए। अगर आपको डर है तो आप चुप रहिए। मतलब एक बात होता है, गंदा कौन कर रहा है? कांग्रेस करेगी क्या? ट्रांसफर कांग्रेस करेगी या यूकेडी कौन करेगा? अगर अच्छा काम कर रहे तो ट्रांसफर करा लो। कहां हो रहा है ट्रांसफर आप लोगों का? ट्रांसफर सिर्फ उसका हो रहा है जिसकी पार्टी के अंदर सेटिंग है। यहाँ पार्टी ज्वाइन ही वो करते हैं जिनको अपने 2 नंबर के काम कराने होते हैं, वो लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं और अपने काम करवाते हैं। आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कहने की बात है सबका साथ सबका विकास, सिर्फ अपना ही विकास कर रहे हैं और किसी का विकास नहीं कर रहे हैं। कल को मैं अभी मालदेवता वाली रोड में जा रहा था, तो वहां रोड में मैडम जो टॉयलेट के डब्बे लगा रखे हैं, हरे रंग के डब्बे खरीद के लाए, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए बर्बाद किए होंगे। सारे डब्बे बंद पड़े हैं या खुले भी अगर हैं तो इतनी बुरी हाल है, उसके अंदर कोई नहीं जाने को तैयार है। तो इस तरह से पैसों की बर्बादी करो। और जब प्रधानमंत्री ने नारा दिया था जहां सोच वहां शौचालय, दुनिया आगे आसमान चांद तारों में जाने की हम लोग बात कर रहे हैं, ये शौचालय के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से डब्बे ला के इन्होंने करोड़ों रुपए का राज्य का नुकसान कर दिया है। इनके बस की सरकार चलानी नहीं है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार कांग्रेस ही चला सकती है और वही चलाएगी। ठीक है प्रेम पंचोली जी, कहीं ना कहीं जो बातें आपने कही थी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो विभाग के अंदर भी सुलझाई जा सकती है, शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी उसी तरीके की बात बोली है। अब क्या मानते हैं सर, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, कर्मचारी विभाग ये आपस में लोगों की समस्याएं कैसे रिजॉल्व होंगी जब इनकी आपस की समस्याएं रिजॉल्व नहीं हो पाती है? सरकार क्या कर रही है, विभाग के डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। 2 चीजें सामने आई है। एक तो मैंने पहले बताया कि सरकारें कर्मचारी यूनियन से डरती है, और दूसरा उन्होंने खुद कहा कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं। कर्मचारी नेता जो पांडे जी थे उन्होंने खुद स्वीकार किया है। कांग्रेस तो कह रही है कि कर्मचारी संघ डरता है मुख्यमंत्री और सरकार से, आप कह रहे हैं सरकार डरती है। ये तो राजनीतिक पार्टी आरोप लगा सकती है। जो हमारे सामने जो हम खबरें देखते हैं उन खबरों में यही चीजें सामने आ रही है कि कर्मचारी नेताओं से सरकारें डरती है। आज तक मैंने 20 साल से जितने भी खबरें कवरेज की है, जब कर्मचारी यूनियन सड़क में उतरती है, किसी भी अपनी ऐसे परफॉर्मेंस के लिए नहीं आए कोई यूनियन, किसी यूनियन ने ये नहीं बोला कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी हमारी या ट्रांसफर जो गलत तरीके से हुआ है। सीधा हमारी तनख्वाह कम नहीं मिल रही है, हमारी तनख्वाह 1 तारीख को नहीं मिल रही है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, आरक्षण का विरोध करना है, आरक्षण का समर्थन करना है। अनगर्ल बयानबाजी और मतलब बेहुदे मुद्दे कर्मचारी यूनियन ने सड़क पे लाए हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई और लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। और यूनियन की जो बड़ी एक लंबी फौज है, उस पब्लिक से सरकारें डरती है, ये मानना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सुगम और दुर्गम का सवाल है, ये सुगम और दुर्गम किसने बनाए पॉलिसी में? आप 2017 की पॉलिसी उठा करके देखेंगे या उससे पहले भी जो व्यवहारिक पक्ष है उसको देखेंगे, या उसके पहले की पॉलिसी ट्रांसफर की ऐसा नहीं है। उत्तराखंड को सुगम और दुर्गम समझना है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ गढ़वाल और कुमाऊं के। आप ग्वालदम में सर्विस कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ में या किसी भी उसमें, तो आप दुर्गम में हैं, और आप गरुड़ में
ग्वालदम चमोली में है, और आप अगर गरुड़ में सर्विस कर रहे हैं तो आप सुगम में हैं, तो गरुड़ जो है बागेश्वर में है। अब आप बताओ कि गरुड़ और ग्वालदम में क्या अंतर है? सामान्य बात है, आप जो है गरुड़ से सुबह चलेंगे तो चाय पीने आप ग्वालदम जाते हैं, और जाते हैं, गरुड़ के कर्मचारी चाय पीने ग्वालदम जाते हैं। ग्वालदम बहुत ही सुंदर, बहुत टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन कागजों में वो दुर्गम है। अब आप गढ़वाल में आइए, लाखा मंडल दुर्गम है, नैनबाग दुर्गम है, लेकिन नौगांव, उत्तरकाशी का नौगांव सुगम है। नैनबाग बजाय नैनबाग से तो आप 1 घंटे 1.25 घंटे में देहरादून आ सकते हैं, और नौगांव से आप 3.5 घंटे 4 घंटे से देहरादून आ सकते हैं, और लाखा मंडल से भी 2.5 घंटे में देहरादून आ सकते हैं। लाखा मंडल देहरादून का हिस्सा है जो नदी पार है, यमुना नदी के, वो दुर्गम है। नैनबाग बिल्कुल यमुना नदी के किनारे लगा हुआ है, और नौगांव भी यमुना नदी के आजू बाजू है, 2-3 जगह। तो नौगांव सुगम है जो सच में दूर है, और नैनबाग और लाखा मंडल दुर्गम है। इस पॉलिसी में, मैं ये पॉलिसी से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये पॉलिसी बनाई किसने? हम वो कर्मचारी नेता पता नहीं हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अरे महाराज, कभी हमारे जैसे लोगों को बुलाइए कि दुर्गम और सुगम कहाँ हैं। हम तो भटकते रहते हैं पूरे उत्तराखंड में। और जिसने भी बनाई होगी, जिस सेक्रेटरी ने बनाई होगी, जो बड़ा अफसरान कोई बैठा होगा, यहाँ चाय पे कॉफी पी करके बोला कि वो दुर्गम है, वो सुगम है, तो वो गलत फहमी है। और उसको भी ड्यूटी किसने दी है? जो हमारे सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने ड्यूटी दे दी किसी अधिकारी को। अरे हमारे सरकारों में लोगों को पता है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत लोग हैं जो जानते हैं दुर्गम और सुगम कैसे रखना है, दुर्गम और सुगम को। ये जो गलत फहमी, गलफत जो लोगों को डाल दिया गया है, कर्मचारियों को, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। ठीक है, दूसरा दुर्भाग्य में आपको रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी से प्रेम पंचुली जवाब ले लेते हैं। दूसरा दुर्भाग्य मैं बताता हूँ कि जो बीआरसी और सीआरसी है, आपको ब्लॉक मुख्यालय से लिस्ट मांगनी चाहिए कि किसका ट्रांसफर करना है। सबसे सरल, कोई जो पकड़ में आएगा वहीं आ जाएगा पकड़ में। तो ये इसको कोई नहीं कर रहा है ना। आप ब्लॉक मुख्यालय से मांग, ब्लॉक क्या, न्याय पंचायत स्तर पे सीआरसी है, जो न्याय पंचायत स्तर पे जो न्याय पंचायत शिक्षा अधिकारी रखा हुआ शिक्षा विभाग का, उसका क्या काम है? ठीक है, काम ही नहीं। रविंद्र जी, तो दे दे कम से कम। जब ये एक्ट बना था, तब उस वक्त गैरसैंण में टीएसआर सरकार थी और मुख्यमंत्री ने इसे एक्ट बनाया। क्या कहेंगे इस पर कि जिस तरीके से ये पूरा डिस्कशन हुआ, बातें निकलकर सामने आई, सुगम और दुर्गम कैसे डिसाइड किए गए? ये तो आप ही लोगों ने अप्रूवल दिया था, क्या उस समय कोई ये नहीं था बताने के लिए कि नहीं साहब ये दुर्गम नहीं है, ये सुगम नहीं है, इसको चेंज कीजिए? क्योंकि ये ऑलरेडी जो था संशोधित एक्ट आप लोग लेकर आए 2017 में। देखिए, मैंने पूरी एक्ट की कॉपी भी देखी है, पढ़ी भी है। मुझे अभी जिस प्रकार से प्रेम जी ने कहा, मैं इनकी बात को काटूंगा नहीं या इनकी बात को कहूंगा नहीं। मुझे कहीं नहीं ऐसा दिखाई दिया कि किसी जगह को दुर्गम और सुगम कहकर डिफाइन किया हो। देखिए, ये विभागीय स्तर पर जो लोग बैठे हैं, कैसे किसने कौन से को सुगम बनाया और किस क्षेत्र को दुर्गम बनाया, ये तो वही जवाब दे सकते हैं सही से कि क्या कारण है। तो जवाब तो आप लोग लेंगे ना उनसे सर? जवाब तो आप लोग लेंगे? नहीं, बिल्कुल लेंगे हम। लेंगे, जब समय आएगा तो बिल्कुल उसमें ले भी रहे होंगे। 2017 में आया था सर ये एक्ट, अभी तक आप लोग जवाब नहीं ले पाए। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए, जो विभागीय में जिस विभाग के मंत्री हैं, वो जरूर इस बात को ले रहे होंगे। जब आप कभी किसी विभागीय मंत्री से पूछेंगे के सवाल के जवाब में, तो वो आवश्यक रूप से जवाब देगा इस विषय पे। लेकिन देखिए, 2017 के बाद से, उसके बाद 2 साल हमारे पास 17 में ही आया, 18, 19, 20 में हमारे पास कोरोना, 21 में आ गया। तो ये काफी चीजें इसमें उलझ गई। कुछ लोग जो लगातार बेचारे दुर्गम में थे, वो दुर्गम में ही रह गए। जो सुगम में थे, उसमें भी कुछ परसेंटेज जो बिल्कुल विषम परिस्थितियों के कारण किसी के परिवार में कोई ऐसा था या खुद उसके हेल्थ प्रॉब्लम थी, उसको इधर उधर किया, तो वो परसेंटेज कहीं ना कहीं वो कम रही, जिसे हम 15% कह के आंक रहे हैं। तो देखिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे स्थानांतरण नीति है, बिल्कुल पाक साफ है। किसी प्रकार की किसी को लेके कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव होता हो या किसी के साथ। आप लोगों के पास डिटेल्स नहीं आती है, किसी का एप्लीकेशन नहीं आती है कि साहब हमें दुर्गम में थे, हम लोगों को सुगम चाहिए? कितनी ऐसी आप लोगों के पास एप्लीकेशंस अभी तक कर्मचारियों की तरफ से आई? देखिए, ये डाटा तो विभागीय जिस विभाग में की स्थानांतरण होते हैं, उस विभाग के मंत्री जी दे सकते हैं, या उस विभाग का सचिव दे सकता है, या उस विभाग से संबंधित जो स्थानांतरण के लिए जो आवेदन आते हैं वो दे सकते हैं। मैं मेरे जैसा कार्यकर्ता तो दे नहीं सकता है जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सरकार का मसला है।
तो ये इसमें सही जवाब जो है वो सरकार की तरफ से ही मिल सकता है आपको। लेकिन जिस प्रकार से देखिए आज हम स्थानांतरण नीति के ऊपर बात कर रहे थे, शांति प्रसाद जी ने जिस प्रकार से एक आरोप लगाया कि भाई वो अगर कर्मचारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की पर्सनल रूप से अगर तारीफ कर दी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा गुण दोष हो गया। कभी कभी आप भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, या हम किसी अन्य नेता की भी कर देते हैं। सुन लीजिए ना, डिबेट फिर काहे की? अगर मुख्यमंत्री सही है, कर्मचारी नाराज नहीं है, एक्ट का अनुपालन सही हो रहा है, तो फिर डिबेट काहे की है? नहीं देखिए ना, तो हम गलत है इसका मतलब डिबेट कर रहे हैं? नहीं शांति भाई, ये देखिए आप हर चीज सुन लीजिए देखो ना। ये नहीं होगा। देखो मैं बीच में तारीफ करो और अपनी पत्नी नहीं शांति भाई देखो, ले लो, नहीं चलेगा ना। मैं ये कर्मचारी मैं पांडे जी के साथ नहीं हूँ। हाँ नहीं वो आपका विषय है। मैं सिर्फ पड़ता मुझे कि कौन कर्मचारी नाराज होगा, कौन इनकी धज्जियां उड़ा देंगे अगर हम इनके बारे में और बोलना शुरू करेंगे। वो बताता हूं मैं इनका। देखिए विषय आपका है, आपकी राजनीतिक आप पार्टी है, एक नेता है, आपका जैसा नजरिया आप कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी की कोई तारीफ कर रहा है, इसमें तारीफ वाली तो मेरे विषय ये भी है कि कोई तारीफ उन्होंने ऐसी नहीं कर दी कि जी बहुत बढ़िया जबरदस्त हो गए। उन्होंने आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिस्पेक्टिव तरीके से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री कह दिया, तो इसको अगर आप बताइए इस राज्य की नौकरियां बिगड़ी, आपका विधानसभा अध्यक्ष का नाम आ रहा है उसमें, और मुख्यमंत्री अच्छा है। आप देखिए आपको इसमें बोलना पड़ेगा। आप जबरदस्ती इस पे चल रहा है, आप जबरदस्ती इस पे आरोप लगा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री शांति भाई पानी पियो आप। और हम कहते हैं मुख्यमंत्री सही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये कोई बात है बोलने की? जवाब ले लेते हैं। ये ऐसी राजनीति ने तो उत्तराखंड को बर्बाद किया है। नहीं शांति भाई कहीं नहीं, आप देखो सुनो, आप बीपी हाई ना करें। शांति भाई एक बढ़िया व्यक्ति है, आप बढ़िया नेता है, सुन तो लो। अरे कर्मचारियों का दर्द बोल रहा हूँ। अरे कर्मचारियों का दर्द तो हमारे पास भी है ना, हम भी अरे कहीं नहीं घोट रहे, कौन घोट देगा? ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है सर, आप अपनी बात रखें। रविंद्र जी फाइनल कमेंट। देखिए मैं 30 सेकंड लूंगा। देखिए इस सारे विषय को देते हुए जो जवाब सबने अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन इसमें एक बात अभी हमारे नोटियाल जी ने अलग से जोड़ दी थी हनुमान चालीसा को लेके। तो आज जो भी प्रदर्शन देश भर में हनुमान जी की को बैन करने को लेकर, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर रोक लगाने के ऊपर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है, उसका विरोध कहीं ना कहीं बजरंग दल के लोगों ने किया, और उन बजरंगियों ने आपको आज हनुमान चालीसा का कहीं ना कहीं पाठ पढ़ाने का। देखिए उन्होंने कहा है तो उसका जवाब देखिए, बोला मैं नहीं गया विषय पे, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो कहीं ना कहीं आज बजरंगियों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के इन्हें बताया है कि भाई आप किसी भी रूप से किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोक सकते, ना हनुमान जी की आरती करने से आप किसी को बैन कर सकते। ठीक है, आप इसे शुरुआत करूंगी फाइनल कमेंट की सर। अब इस पे क्या कहेंगे, जो पेच फंसा हुआ है, आप कैसे डील करेंगे और कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे? नहीं देखिए कोई पेच नहीं फंसा हुआ, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट नीति है 2017 की। उसमें जो एक्ट है, जो प्रोसेस है, उसके अनुसार स्थानांतरण को लेके जो तो फिर मैं रिफ्रेम कर देती हूँ कि जो दुर्गम और सुगम का डिफरेंस आ रहा है, या जो अनियमितता उसके लिए आ रही है, उसको कैसे दूर करेंगे? विभागों की डिफरेंसेस कैसे दूर करेंगे? देखिए विभागों की जो सुगम और दुर्गम को लेके अलग अलग विभागों के डिफाइन किए हुए, इसको लेके जरूर सभी विभाग के मंत्री और उनके सचिव इसको संज्ञान लेते हुए इसको कहीं ना कहीं एक नीति पे काम करेंगे कि कौन से सुगम माना जाए और कौन से को दुर्गम माना जाए। और ऐसे कर्मचारियों को जो वाकई में बहुत लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों में रहे, उनको कहीं ना कहीं सुगम क्षेत्रों में लाने के लिए सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार किसी की नहीं सुनती, सरकार के पास अगर किसी की अप्रोच नहीं है उसके बारे में भी सबको ख्याल रहता है सरकार। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी सर फाइनल कमेंट शॉर्ट में प्लीज। जी कांग्रेस के टाइम पर शिक्षा मंत्री के सामने वेतन विसंगतियों का मामला, कैग की रिपोर्ट जब हमने रखी कि उत्तराखंड के अंदर कर्मचारियों का स्लैब में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे 9300, 4200, 9300, 4600, 9300, 4800, ये शिक्षा विभाग में बेसिक के टीचर को 4200 का स्लैब था, एलटी वाले को 4600 का था, और प्रवक्ता के लिए 4800 का स्लैब था। छठे वेतन में बहुत बड़ा झोल जो था वो शासन के द्वारा हो गया था कि जो एलटी वालों को जो था
472 कुछ इस तरह का स्लैब देने लगे। जब हम इस मामले को लेकर उठाकर सरकार के पास गए कि ये उत्तराखंड की सरकार के साथ में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ये कर्मचारी जिनको गलत तरीके से ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, इनके रिटायरमेंट पे रिकवरी होगी, ये बहुत नुकसान इनको होगा। यही कर्मचारी नेता थे जो उस समय पर चीख चीख के कहते थे कि ये जो है कर्मचारी विरोधी बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर उत्तराखंड के नियमावली के अनुसार सरकार काम कर रही होती तो कभी कोई तरीके के लफड़ा नहीं होता, मगर ये कर्मचारी नेता अपने सुविधाओं के अनुसार उत्तराखंड के कर्मचारियों का गला घोटते हैं। इसीलिए नियमावलियों की धज्जियां जो है मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री उड़ाते हैं। परिणाम जनता परेशान है, उत्तराखंड के कर्मचारी परेशान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप तो सुशासन करो, कांग्रेस को गरिया के काम नहीं चलेगा। आपका भी चरित्र वैसा ही है। ठीक है आशीष जी, शॉर्ट में सर फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, इसके लिए जो शिक्षकों के लिए हैं सबसे ज़्यादा परेशान है। इनके जो उम्मीदें ही छोड़ चुके हैं कि अब हमारा ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमारी कोई सरकार से सेटिंग ही नहीं है, तो ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। सरकार को निष्पक्ष भाव से, वाकई बहुत हमने दर्द देखा है कि परिवार में बुजुर्ग माँ बाप हैं, उन लोगों को जिनको चाहिए वाकई ट्रांसफ़र, उन्हें ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। इसके लिए इनको नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। और जो ये बैठे हैं अभी दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए जाते आना बंद करें, अपने राज्य को देखें। अपने राज्य का लोग, अपने राज्य का कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, प्रेम पंचोली जी सर, शॉर्ट में फाइनल बिल्कुल कमेंट। बिल्कुल, मैं ये मेरा इतना ही कहना है कि पॉलिसी जो भी है अच्छी होगी और अच्छी बनेगी, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज की दृष्टि से टेक्निकल सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, यानी कि टेक्निकल, फुली टेक्निकली होनी चाहिए वो, ताकि सीधा नाम डालो, एक तरफ नाम आ जाए कि ये हो गया। और दूसरा, जो ट्रांसफर के लिए जो मेडिकल दिए जाते हैं उसकी जरा सही ढंग से जांच हो जाए, नहीं तो 99% मेडिकल फर्जी होते हैं। तो वो पॉलिसी में पूरा दखल अंदाजी करते हैं मेडिकल, तो उसको फिर से जरा उसमें पारदर्शिता आए, तो मुझे लगता है कि हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो अच्छे आगे बढ़ेगी और अच्छा काम होगा। और हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको थोड़ा सा जरा संवेदनशील होना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस चर्चा में हमने जाना कि किस तरह से विसंगतियां हो रही हैं एक्ट के तहत भी, और कर्मचारियों की क्या मांग है, क्यों ये पेच फंसा हुआ है। और जैसे कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि जो विभाग हैं वो इसको देखेंगे, जो अधिकारी हैं ये विसंगतियां दूर करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी जो एक्ट है उसका सही ढंग से पालन हो और उसी के तहत सारे ट्रांसफर्स किए जाएं। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।